अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन द साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ अभी भी 6 अगस्त 2025 और बुध के दिन की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 7 अगस्त 2025 और जुमेरात के दिन की सुबह हो रही है। जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो उस वक्त भी अमेरिका और हिंदुस्तान के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के रूस के हवाले से, अमेरिका और ब्राज़ील के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो उस वक्त शेप हो रही थी, सामने हमारे आ रही थी। लेकिन मेरा तमाम तर फोकस पिछले वीलॉग में पाकिस्तान की सियासत की तरफ था। कुदरती तौर पे चूँकि 5 अगस्त 2025 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट हैं इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट के हवाले से 2 साल पे, उसका मेरा फोकस था, जिसमें मैंने एक एनालिसिस प्रेजेंट किया कि किस तरह 50 महीने के रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और 40 महीने की जो जबर है, 40 महीने का जो क्रैकडाउन है इमरान खान के फॉलोअर्स पाकिस्तान के लोगों पे, उसके बावजूद इतनी बड़ी प्रोटेस्ट का होना जो है वो शरीफ सरदारी आसिम रजीम के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि वो इसको ज़ाहिर है पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन और उसमें मैंने थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से जो एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, समदी साहब खुद मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो कितना एक बोगस किस्म का काम है। और पाकिस्तान, जो कुछ पाकिस्तान में खुद हुआ है गुज़िश्ता 3 बरस में और हो रहा है मसलसल, उसके हवाले से पाकिस्तान की तमाम तर जो आवाज़ और लोकस स्टैंडी है, पाकिस्तान का कश्मीरियों की हक़ के खुद इरादियत और सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आवाज़ उठाना जो है वो बिल्कुल बेकार, बेसूद हो चुका है। ये कॉमेडी शो है जब पाकिस्तान के अंदर खुद लोगों के पास कोई हक़ के खुद इरादियत नहीं है, जब उनकी अपनी राय का कोई एहतराम नहीं है, अगर पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, अगर पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, तो किस मुँह के साथ पाकिस्तान का ये मौजूदा रजीम जो है कि कश्मीरियों की हक़ के खुद इरादियत की बात करता है। ये सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके तहत उन्होंने एक जंग का आगाज़ कर दिया है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, एट द सेम टाइम उन्होंने अपना फ्रंट और कटा खोला हुआ है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़, ब्राज़ील के ख़िलाफ़। ये सब कुछ क्या है और इससे किस तरह से पाकिस्तान के जनरल साहिबान और पाकिस्तान के अंदर की जो फैशिज़म है वो एम्पावर हो रही है। कितनी देर तक ये प्रोसेस चलेगा, ये भी मैं इस पर कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं गुज़िश्ता 12-18 घंटे की, उन पर एक नज़र दौड़ाते हैं। अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें जो कल पूरा दिन 5 अगस्त को अडयाला जेल के करीब पहुंचने की कोशिश करती रहीं, उन्हें अडयाला जेल से बहुत दूर कहते हैं, चक्री का जो राउंड अबाउट है, वो चक्री का जो एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन है, वहाँ पे उन्हें रोक दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आपकी 6 अगस्त को इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएंगे। अब गालिबन 6 अगस्त को अलीमा की तो नहीं हो सकी, लेकिन डॉक्टर उज़मा की मेरा समझता हूँ कि उनकी मुलाकात जो है वो हो सकी। और उसके बाद इमरान खान के जो एक पैगाम है वो अलीमा ने एक शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसे उन्होंने प्रोनाउंस किया। उसमें 3-4 उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि उन्हें जब पता चला कि पाकिस्तान के तूल और अज़्म दुनिया भर में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से निकलें, तो उन्होंने उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने ये भी एक बार फिर रीअफर्म किया कि जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को इनवैलिड करार दे दिया गया है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नए लोगों को खड़ा नहीं करेगी, बिकॉज ये एक जोक है, ये एक मजाक है और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनेगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के मिलिट्री ऑपरेशंस की उन्होंने एक बार फिर शदीद मुखालफत की। उन्होंने कहा याद रखें कि कैसे जनरल मुशर्रफ ने जब मिलिट्री ऑपरेशन किए और ANP ने उनको होने दिया तो ANP की तमाम तर सियासी कैफियत, हैसियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई और यही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने फिर कहा कि अब जो नेक्स्ट राउंड या फेज़ है प्रोटेस्ट का वो 14 अगस्त होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के सपोर्टर्स जो लोग दुनिया भर में हैं, वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट का प्रोसेस रोका नहीं है। उन्होंने एक स्केड्यूल बना रखा है कि ये प्रोटेस्ट 5 अगस्त से 14 अगस्त जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है उस तक जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेंगी। अब इसको देखने के अलावा कुछ थोड़ा सा एक और देख लें कि अलीमा की बहनों की तो मुलाकात चले इमरान खान से हो गई, मैसेज भी आपने सुन लिया, लेकिन इमरान खान के साहिबजादे जो हैं सुलेमान खान और कासिम खान जो हैं वो गालिबन अभी भी अमेरिका में, जो तस्वीर मुसलसल सोशल मीडिया पे आ रही हैं उससे यही पता चलता है। उन्होंने जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है बरतानिया में, पाकिस्तान के लंदन के हाई कमीशन में, जहाँ डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर है, लेकिन वो बेचारे के ज़ाहिर फैसल के हाथ में नहीं है, इसका फैसला तो इस्लामाबाद से होगा। उन्हें अभी तक वीज़ा मिलने की कोई ख़बर जो है वो नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने
उमर अयूब साहब को और शिबली फराज को, उमर अयूब नेशनल असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, शिबली फराज सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। उन दोनों को एक स्टे ऑर्डर दिया है। ये स्टे ऑर्डर परमानेंट नहीं है। ये स्टे ऑर्डर का मकसद ये है कि दोनों जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकें, लाहौर तक पहुंच सकें। एक तरह की राहदारी का स्टे ऑर्डर है ताकि फैसलाबाद की एंटी टेरर कोर्ट ने उनके और 108 लोगों के खिलाफ जो फैसले सुनाए हैं उनके खिलाफ वो अपील एक सक्सेसफुली कर सकें। सारा का सारा पॉलिटिक्स है घटिया किस्म की, इसको जिक्र भी इसका बनना नहीं बनता। बहरहाल जो प्रोटेस्ट की फुटेज मसलसल आ रही है वो खासी इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर से एक लॉस एंजलिस की LA की जो फुटेज है इसमें खासी स्मार्ट पढ़ी लिखी खातून जो है वो उन्होंने हाथ में जूता उठाया हुआ है और साथ उन्होंने तस्वीर पकड़ी हुई है जनरल आसिम मुनीर की और जनरल बाजवा की कभी, और वो लोगों को दावत दे रही हैं कि वो आएँ और जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके ऊपर जूते जो हैं वो मारें। ये वो फीलिंग है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानियों की जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा के हवाले से इसी किस्म की फीलिंग अब ये एक परमानेंट फीचर बन चुका है। और पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी उसकी पॉलिटिक्स का इसी किस्म का है। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अपनी नासमझी की वजह से पाकिस्तान का जो रजीम है वो रिएक्ट इस तरह से करता है कि जैसे ये खातून है, ये खातून का मेरा ख्याल है कोई भी रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो एजेंट्स और जासूस होते हैं वो लोगों की फुटेज की उनकी तस्वीरें लेते हैं, हाई रेजोल्यूशन किस्म की स्पेशल कैमरे देके उनको भेजा जाता है पाकिस्तान के काउंसलेट से, पाकिस्तान के एम्बेसी से, और LA के अंदर भी पाकिस्तान का काउंसलेट है। उन तस्वीर की मदद से नादरा का जो रिकॉर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन्होंने कभी किताब पढ़ी 1984 जो है ना उसकी और जॉर्ज ऑरवेल की, वो इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का जो डिजिटल डेटा है उसको किस तरह से पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए मिसयूज़ और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये खौफनाक सूरत हाल है। बहरहाल उस डिजिटल डाटा की मदद से लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में ढूंढे जाते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं, उनको ज़दोकूब किया जाता है। उसके बाद उन लोगों को जो अमेरिका में होते हैं, कनाडा में होते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो माफ़ीनामे की वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करें और कहें कि हम दोबारा कभी जनरल आसिम मुनीर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। ये वो चीज़ है जिसके हवाले से लाउडन काउंटी, इफ़ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग, वहाँ की जो रिपब्लिकन कमेटी है उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है जो ट्विटर के ऊपर अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ। इसी तरह से कांग्रेसमैन जैक बर्गमन ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है ये इसकी उन्होंने बहुत मजम्मत की है। अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद महीनों या सालों में पाकिस्तान का शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम इस वक्त अमेरिका के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है वो मुल्क बन चुका है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मसलसल डॉक्यूमेंट हो रही है और किसी स्टेज पे अमेरिका के पॉलिसी मेकर या एग्जेक्टिव या वाइट हाउस ने इसका या स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इस वक्त जनरल साहिबान जो हैं वो इसे समझ नहीं पा रहे। हालांकि अगर हिंदुस्तान की एग्जाम्पल देखें तो इसको बहुत बेहतर तौर पर वो समझ सकते हैं। अब आएँ इस चीज़ की तरफ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो जंग का आगाज़ उन्होंने किया हुआ है इस वक्त नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इसके डायनामिक्स जो हैं वो क्या हैं। ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC के एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्क्वॉक बॉक्स, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान के ऊपर मैसिव टैरिफ्स जो हैं लग सकती हैं। इशारा उनका यह है कि जो हिंदुस्तान ख़रीद रहा है तेल रूस से, उसे वो रोकना चाहते हैं। बुध के दिन में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हिंदुस्तान के ऊपर मजीद 25% ड्यूटीज़ लगाई गई, टैरिफ लगाया गया हिंदुस्तान के ऊपर। ये इन एडिशन टू द 25% टैरिफ है जिसका 2 दिन पहले ऐलान किया गया था, जो कि 1 अगस्त से नाफिज़ुल अमल हो चुका है। 31 को जुलाई को शायद उसका ऐलान किया गया था और इसमें ये हिंदुस्तान को मोहलत दी गई है कि 27 अगस्त के बाद तक हिंदुस्तान जो है रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दे, वरना ये मज़ीद एडिशनल 25% ड्यूटीज़ जो हैं वो उस पर नाफिज़ुल अमल हो जाएंगी, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, फोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA का बहुत ही डिटेल जवाब, अच्छा हिंदुस्तान की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बदतहजीबी का जवाब नहीं दे रहे, वहाँ से मसलसल एक प्रोफेशनल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल इसका जवाब दे रही है। और उन्होंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है कि और अब हिंदुस्तान के अखबारात में भी वो एनालिसिस मज़ीद एक्सपैंड होकर हम देख रहे हैं, जैसे हिंदू के अंदर मैंने उसको पढ़ा है, उसमें आर्टिकल छप रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ ये डोनाल्ड ट्रंप का सारे एस्टिमेशन एक्यूरेट है कि हिंदुस्तान तेल ख़रीदता रहा है, वहाँ ये बहुत हद तक इलॉजिकल है ये रिएक्शन, इसलिए कि ख़ुद अमेरिका जो है वो अपनी जो ज़रूरियात है वो रूस से पूरी करता रहा है। फॉर इंस्टेंस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी ख़रीद रहा है, पैलेडियम भी ख़रीदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ख़रीदा अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की नीड्स पूरी करने के लिए, फर्टिलाइज़र ख़रीदा अपनी और नीड्स पूरी करने के लिए। और यूरोप जो बायलैटरल ट्रेड उसका हिंदुस्तान से भी ज़्यादा इसी टाइम पीरियड में रहा है चीन रूस के साथ। लेकिन
उन्होंने ये सब कुछ उसमें पॉइंट आउट किया। लेकिन और उसके साथ उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हमें ये कहना कि हमने रूस की जंग को एम्पावर किया है उसके रेवेन्यू को तेल खरीद के, इसलिए भी लॉजिकल है कि गाज़ा के अंदर जो कत्लेआम और मैसेकर हो रहा है वहाँ पर अमेरिका ने अपने वेपन्स की सप्लाई कभी भी नहीं रोकी। तो डेफिनेटली कत्लेआम जो है या जंग जो है वो इशू नहीं है, इंसानी ज़िंदगी यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे और इशूज़ है। ये और बात है कि हिंदुस्तान ने भी कभी इसी ऑफिशियल तौर पे इस कत्लेआम की, वैसे तो हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल्स बहुत से ऐसे हैं दुनिया भर में जिन्होंने इस पर पोजीशन ली है अमेरिका के अंदर से, खुद हिंदुस्तान के अंदर से, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और हुकूमत ने गाज़ा के अंदर जो कत्लेआम हो रहा है उसके ऊपर कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ली। वो जो पुराना हिंदुस्तान होता था 2012-13-14 से पहले, वो हिंदुस्तान जो है वो अगर आज होता तो वो गाज़ा के कत्लेआम के ऊपर उसकी एक बड़ी वाज़ेह किस्म की पोजीशन जो है होती। लेकिन ट्रंप की पोजीशन खाली इतनी सी नहीं है जितनी हिंदुस्तानी अखबारात में या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसका जवाब दे रहे हैं। ट्रंप की पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान ने चीप सस्ता तेल खाना सिर्फ ख़रीदा अपने कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि उसे इंटरनेशनल ऑयल एनर्जी मार्केट्स में बेच के उस पर कैपिटलाइज़ किया और प्रॉफिट भी उसके ऊपर कमाया है। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप की मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन, उनकी पूरा सपोर्ट बेस है, उनकी नज़रें जो हैं वो H1B वीज़ाज़ के ऊपर भी हैं और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी हैं, जिसमें हिंदुस्तानी जो अमेरिका के अंदर का डेटा है इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट का, वो मैंने कुछ महीने पहले आपको बताया था कि वो ये एस्टिमेट करते हैं कि इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 250,000 मिलियन 7 लाख से ज़्यादा ऐसे हिंदुस्तानी ओरिजिन लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान अमेरिका में दाखिल हुए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। एक बहुत बड़ी तादाद में मैक्सिकन बॉर्डर से, कुछ कैनेडियन बॉर्डर से, और ये एक पूरी लाइन जो है वो लगी हुई थी। और प्लस उनको ये है, वो ये भी कहते हैं, जो मैगा के सपोर्टर्स हैं जैसे मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह और लोग हैं, वो ये कहते हैं कि H1B वीज़ाज़ का बेतहाशा मिसयूज़ हुआ है। एक सिंगल कंट्री से 2015 के बाद 70%, 72%, पता नहीं 75% लोग जो हैं आए हैं, और उसकी असल वजह ये नहीं है कि टैलेंट पूल बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन वैली के अंदर जो इंडियन एग्जेक्टिव्स हैं वो गुज़श्ता 15-20 बरस में बड़ी पावरफुल पोजीशंस में हैं, और उन्होंने प्रेफर किया है इंडियन एग्जेक्टिव्स को, IT के प्रोफेशनल्स को हिंदुस्तान से लाने के लिए। तो खासे इश्यूज़ हैं जिसमें अगर H1B के ऊपर भी और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर भी ट्रंप पॉलिसी को टाइटन करें तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत गंभीर किस्म के पॉलिटिकल एम्बैरसिंग पॉलिटिकल मसाइल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, जिस पे उनकी ऑपोजिशन जो है वो कैपिटलाइज करेगी। अभी देखना है कि कांग्रेस और उनकी ऑपोजिशन जो है इस वक्त क्या उनका जो एक डायनामिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इस पे वो कैसे कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट ये है अमेरिका के अंदर मैगा की पूरी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स में, और ये बड़ी वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट है जिसका मैंने पिछले वीलॉग्स में जिक्र किया था कि गुज़श्ता 25 बरस में हिंदुस्तान ने अमेरिका से सब कुछ हासिल किया। मतलब उसके ज़राए अब्लाग में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में इस वक्त $130 बिलियन की सिर्फ गुड्स हैं, मज़ीद मेरा ख्याल है 60 बिलियन 70 बिलियन डॉलर की सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट 190 ये 100 ये $200 बिलियन का जो बायलैटरल जो सारा ट्रेड है हिंदुस्तान का, तो उसमें हिंदुस्तान ने अमेरिका को दिया कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, सारा कुछ है। हालांकि कोई शेयर्ड वैल्यूज़ हिंदुस्तान और अमेरिका के दरम्यान में नहीं है। हम हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से गुज़श्ता 12 बरस में डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है। सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के दानिश्वर इतने मुनाफिक हो चुके हैं, उनकी आंखें इतनी बंद की हुई हैं कि हिंदुस्तान में RSS बीजेपी ने जिस किस्म की फैशिज्म की है, जिस तरह से अदालतों को दबाया है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ का इस्तेसाल किया है, कभी लव जिहाद कभी कुछ, जिस तरह से एक नफ़रत फैलाई है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है, उसको बिल्कुल भी हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने इग्नोर कर दिया है और साथ साथ मसलसल राग अलाप रहे हैं कि हमारी और अमेरिका की एक शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। तो अमेरिका में उनका कहना है कि कोई शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है और यहाँ पर हमें एक्सप्लॉइट किया गया। ट्रंप ने यह भी शोशा छोड़ दिया है कि फार्मास्यूटिकल जो हैं हिंदुस्तान से आते हैं, और हिंदुस्तान और चीन दुनिया के सबसे बड़े रॉ फार्मास्यूटिकल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो भी ड्यूटी उस पर भी लगाई जाएंगी, एस्केलेटरी ड्यूटीज़, वो 200% से भी ज़्यादा जो है वो लगाई जाएंगी। ये कैसे होगा? बिकॉज 40% जो रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट मेरे ख्याल अमेरिका की जो आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, जो रॉ जेनेरिक ड्रग्स हैं, बताया जाता है कि हिंदुस्तान से आती हैं। 2019-20 में जब कोविड पेंडेमिक था तो हिंदुस्तान से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें जो है जेनेरिक उसकी ड्रग्स दें, और वो ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका में बड़ी इंपॉर्टेंट वो एक फ़ीचर था उस वक्त का। अब इसमें एक दो फीचर्स और बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एडिशनली ये देख लें कि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 बरस से इकोनॉमिस्ट के अंदर और न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा एनालिसिस छप रहा है जो एनालिसिस ये कहता है कि हिंदुस्तान की जो एक हाइप्ड अप मार्केट थी कि यहाँ पे 200-300 मिलियन की बहुत बड़ी मिडिल क्लास है जो एक्सपेंसिव गुड्स को ख़रीद सकती है और ये एक इकॉनमी खड़ी हो सकती है, ये टोटली एक एग्जैजरेटेड मार्केट थी। हाइप जो है वो बिल्डअप की है, शायद वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स ने बिल्डअप की है, हिंदुस्तानियों ने खुद बिल्डअप की है,
और रियलिटी ये है कि यहाँ पे 50 से 100 मिलियन की खासी कमज़ोर किस्म की मिडिल क्लास है। और यही वो चीज़ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अब हद तक से 31 जुलाई को 30 जुलाई को उन्होंने कहा है कि दिस इज़ अ डेड इकॉनमी इन वाटर। इंडियन इकॉनमी को उन्होंने कहा है कि डेड इकॉनमी इन वाटर। इस किस्म के अल्फाज इससे पहले किसी अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ने गुज़श्ता 25-30 बरस में शायद कभी भी इस्तेमाल उन्होंने ना किए हों। और उसका जो बेंचमार्क है इसको डेड इकॉनमी कहने का वो ये है कि हिंदुस्तान की सो कॉल्ड मिडिल क्लास में कोई एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पर हर साल एक्सपेंसिव आईफोन्स जो हैं, जैसे अब आईफोन 16, 17, अब तो पता नहीं 17 आने वाला है, अगर नहीं आया तो ये मतलब यहाँ तो रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि हर साल आपने आईफोन जो है वो ख़रीद सकें, आई मैक्स खरीद सकें, आई पैड्स खरीद सकें, लैपटॉप्स खरीद सकें और बड़ी चीज़ें खरीद सकें। इसी तरह से दूसरा बेंचमार्क ये है कि जो एक्सपेंसिव जर्मन कार्स हैं, जैसे BMW है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, अमेरिकन कारें हैं, ये सब कुछ है, इनको क्या हिंदुस्तान की मार्केट खरीद सकती है। तो हिंदुस्तान में तो जो आईफोन खरीद भी लेगा, उसने अगर आईफोन 14, 15 खरीदा है तो वो उसको कई साल चलाएगा। ये जो अमेरिका वाली कहानी है कि आपने हर साल अपना नया आईफोन लेना है, इस किस्म की मार्केट में वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो पाई जाती है। और ट्रंप की जो ओवरऑल कोशिश है कि हिंदुस्तान की मार्केट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिकन ऑयल के लिए खोला जाए, उसको अमेरिकन ऑटो पार्ट्स के लिए खोला जाए, टेक्नोलॉजी के लिए खोला जाए, फिर सबसे बढ़ के वेपन्स के लिए खोला जाए, जो रूस से वेपन्स लिए जा रहे हैं उसके बजाय अमेरिका से वेपन्स लिए जाएँ। इन सब चीज़ों में भी उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और अपनी जो लेटेस्ट उनकी हैरोंगिंग थी, जो लेटेस्ट उनका एक पूरी कहानी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था स्कॉक बॉक्स में, उसमें ये भी था कि जो 0% हिंदुस्तान ने गालबन गुज़श्ता 48 घंटे में कन्वे किया है कि वो 0% टैरिफ लेंगे अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने कहा है कि नाकाफ़ी है। वो नाकाफ़ी की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम ये है, और जिससे पहले पाकिस्तानी भी इल्ज़ाम लगाते थे, कि हिंदुस्तान के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, फाइटो सैनिटरी, टेक्निकल या क्वालिटी बैरियर्स इतने ज़्यादा रखे गए हैं कि जब तक पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पे था तो मैं सोचता था कि हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ही उस क्वालिटी पे ना होते हों, इन्फीरियर होते हैं, उसकी टेस्टिंग जब की जाती हो तो कोई इंडिया ने ऐसे स्टैंडर्ड रखे हैं मार्केट में। लेकिन पता चला है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो क्वालिटी स्टैंडर्ड लगाए जाते हैं कि उस क्वालिटी को पूरा नहीं उतरते जो क्वालिटी हिंदुस्तान ने रखी है इम्पोर्ट्स के हवाले से। ऑफ कोर्स ये एक खासा बोगस किस्म का केस है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का जो मेंटेन किया गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एप्पल पे मसलसल ये प्रेशर सारी अमेरिकन कंपनीज पे ही प्रेशर डाला गया कि आप चीन से बाहर निकलें और हिंदुस्तान से जाके मैन्युफैक्चर करें। और आप 31 जुलाई में अगर आप देखें तो मसलसल आपको ऐसी स्टेटमेंट्स एप्पल के जो टिम कुक हैं उनकी स्टेटमेंट्स मिल रही हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आईफोन्स की जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। और वैसे जो पैट्रिक मैगी हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, मैं कोशिश करूँगा कि पैट्रिक मैगी का इंटरव्यू करूँ, एप्पल इन चाइना। पैट्रिक मैगी ये कहते हैं कि जो कुछ एप्पल को कहा जा रहा है कि आप शिफ्ट करें, हालांकि पैट्रिक मैगी को प्रो चाइना नहीं है, वो चाइना को एक अथॉरिटेरियन रजीम समझते हैं। उनका ये ख्याल है कि चाइना की अथॉरिटेरियन रजीम ने अमेरिका के सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को बड़ा इस्तेमाल किया है, एप्पल को ब्लैकमेल किया है। एप्पल और चाइना की अथॉरिटेरियन रजीम के दरमियान में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर गया है, ब्लैकमेल का और एडवांटेज का, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि जिस किस्म की कैपेसिटीज़ एंड स्किल सेट जो हैं वो सप्लाई चेन के अंदर चीन में पाए जाते हैं, उसका रशीद भी हिंदुस्तान प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज चीन का पूरा सिस्टम इतना डिफरेंट है कि वहाँ पे एप्पल जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है नीचे से ऊपर तक, वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो सकती। वहाँ हम टिम कुक, जिनको आर्किटेक्ट कहा जाता है एप्पल एंड चाइना रिलेशनशिप का, जो इस वक्त CEO हैं एप्पल के, उन्होंने 31 जुलाई को जो क्वार्टरली फिगर्स शेयर किए हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जून के क्वार्टर एंड हुआ है उसमें जितने आईफोन बिके हैं उनकी ग्रेटर मेजॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हुई है। लेकिन जब आप पैट्रिक मैगी की किताब पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं जो उन्होंने हाल में उन्होंने दिए हैं, उनके मिल जाते हैं आपको इंटरव्यू सोशल मीडिया पे, तो उससे पता चलता है कि ये बिल्कुल एप्पल एक ड्रामा कर रहा है। असल में जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की, वो अभी भी चाइना में हो रही है। मेजॉरिटी जो आई मैक्स हैं, आई पैड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, लैपटॉप्स वगैरह हैं, वो सारे वियतनाम के अंदर जो हैं फाइनली असेंबल हो रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ फाइनल टचेस दी जा रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर नीचे से ऊपर तक की वर्टिकल इंटीग्रेशन एप्पल नहीं कर सकता आईफोन्स की, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर उस किस्म की टेक्नोलॉजी, उस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नहीं है। बहरहाल एप्पल कह रहा है मसलसल कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है करेंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मसला खड़ा कर दिया है एप्पल के लिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में भी आप मैन्युफैक्चर ना करें आप, वो यही चीज़ टेस्ला को भी कह रहे हैं, वो यही चीज़ इलॉन मस्क को भी कह रहे हैं, आप अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें ताकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो जंप स्टार्ट हो। ये बहुत मुश्किल किस्म का काम है। अकॉर्डिंग टू पैट्रिक मैगी एंड मैनी अदर एक्सपर्ट्स, अमेरिका के अंदर अगर आप आईफोन मैन्युफैक्चर करेंगे तो यही आईफोन जो हमें $1400, $1500, $1600, $1700 का मिल जाता है, ये $2500 का हो जाएगा, $2700 का हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल एप्पल बेचारा क्या करे, एप्पल की ज़िंदगी मुश्किल में। तो एप्पल ने
ऐलान किया है कि अगले चंद सालों में वो तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिकन मार्केट के अंदर, जॉब रिट्रेनिंग करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ये जो गैम्बल है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, साइमल्टेनियसली लड़ाई लड़ने की, एक तरफ हिंदुस्तान से, एक तरफ चीन से, एक तरफ रूस से, उसके बाद ब्राज़ील के ऊपर भी उन्होंने इकट्ठा खोला हुआ है 50% ड्यूटीज़ का, ये खासी मुश्किल किस्म की ब्रिंक्समैनशिप है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने कई वीलॉग्स में, एक से ज़्यादा वीलॉग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें 4 मेजर ग्रेट पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। उनको आप सॉवरन भी कह सकते हैं, ग्रेट पावर। जो फर्स्ट रेट पावर्स हैं वो 4 हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। पाकिस्तानी जहनों में है कि बरतानिया फर्स्ट रेट पावर है, जर्मनी फर्स्ट रेट पावर है, फ्रांस फर्स्ट रेट पावर है। मेरा जो एनालिटिकल टूल है वो कहता है कि 4 फर्स्ट रेट पावर्स हैं। सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका बहुत ज़्यादा लेवरेज है। सेकंड नंबर पे 2 पावर्स हैं जिसमें एक चीन है और एक रशिया है। रशिया एक ड्विंडलिंग वीक पावर है। और तीसरी पावर जो है वो इंडिया है, जो कि इमर्जिंग पावर। अच्छा, ये जो क्यों है ये सॉवरन, इसलिए कि जो साइज़ है ग्रेट पावर की डिटर्मिनेशन के लिए आपको एरिया चाहिए, आपको पॉपुलेशन चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल बेस चाहिए और आपको फ्यूचर प्रोजेक्शंस चाहिए। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में देखते हैं तो आपको ये 4 पावर्स नज़र आती हैं जो कम्पीट करते हुए। अब उन 4 पावर्स में नंबर 1 पावर जो है उसने 3 जो सेकेंडरी पावर्स हैं, चाइना, रशिया और हिंदुस्तान, उनसे साइमल्टेनियसली उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू की हुई। खासी मुश्किल किस्म की कॉन्फ्रंटेशन है और इसमें से ज़ाहिर है बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप को इसका हल निकालना है, इस पेडेस्टल से नीचे उतरना है। और जिसका इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आप देखते हैं कि स्टीव विटकॉफ, जिनका मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय हैं, उनकी वेडनेसडे के दिन मुलाकात हो गई है मॉस्को के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। और रशियन जो सोर्सेस हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो अमेरिकन हैं, दोनों ने कहा है कि बड़ी पॉजिटिव हुई है, कंस्ट्रक्टिव हुई है, इसमें से बड़ा कुछ निकलेगा। लेकिन साथ ही ये कहा है कि अभी जो सेकेंडरी टैरिफ्स रशिया पे लगनी है वो फ्राइडे को लग जाएंगे। अच्छा, अब गोल बुनियादी तौर पे क्या है इन तमाम चीज़ों के पीछे? गोल ये है कि समिट मीटिंग चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के साथ, और समिट मीटिंग को चाहिए शी जिनपिंग के साथ। उन दोनों समिट मीटिंग में वो चाहता है कि दोनों लीडर्स जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है एक तरफ से रशियन, दूसरी तरफ से चाइनीज़ जो हैं, वो कोई ना कोई कंसेशन करें डोनाल्ड ट्रंप को। अगर ऐसी कंसेशन उनको मिलती हैं तो हिंदुस्तान के साथ उनका जो बहुत बड़ा बुखार और झगड़ा है उसमें भी खासी कमी जो है वो हो जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो कुछ इस वक्त हुआ है हिंदुस्तान के साथ, ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया के लिए और हिंदुस्तान के दानश्वरों के लिए जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। इन्होंने, और ये क्यों है रिफ्लेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस को हिंदुस्तानी दानश्वरों ने, मीडिया ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने, इन सब लोगों ने ऐसे डिफ़ाइन किया जैसे कि ये कोई शेयर्ड वैल्यूज़ की कहानी है। एथिकली तौर पे हिंदुस्तान और अमेरिका जो हैं, ये मगरब और हिंदुस्तान एथिकली तौर पे वैल्यूज़ की वजह से इकट्ठे, हम भी डेमोक्रेटिक, वो भी डेमोक्रेटिक, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अमेरिका डेमोक्रेसी एंड फलाना एंड टाँ जो सारों ने कहानी सुनाई। असल में इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ नॉट अबाउट द शेयर्ड वैल्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अबाउट इंटरेस्ट्स, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसमें कोई एथिकल फाउंडेशन नहीं है, ये इंटरेस्ट की और नीड्स की कहानी होती है। और जब नीड्स बदलते हैं तो कहानी भी जो है इसकी जो है वो बदल जाती है। ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई, साउथ में मक्खियाँ भी पाई जाती हैं, ईस्ट कोस्ट में मक्खियाँ जो हैं वो नहीं होती। अच्छा जी, यूएस ने जब भी लेक्चर दिया पाकिस्तान को तो हिंदुस्तानियों ने उसको एक एथिकल डायमेंशंस देखने की कोशिश की कि अमेरिका ने कह दिया है, मगरब ने कह दिया है, फ्रांस ने कह दिया है, फ़लाँ ने कह दिया है, टाँ ने कह दिया है, जर्मनी ने कह दिया है, बरतानिया ने कह दिया है कि पाकिस्तान जो है ना उसने ये कर दिया, तो ये कोई पता नहीं, पाकिस्तानी बड़े घटिया हैं और पाकिस्तानी सब कुछ है। अब उनको ये समझ आ रही है कि इसमें ना पाकिस्तानी घटिया थे ना हिंदुस्तान घटिया है। ये मसला जो है ये सारा का सारा इंटरेस्ट और नीड्स का है। वेस्ट ने पाकिस्तान के जो बेस्ट पॉसिबल लीडर्स हो सकते हैं इनको फेल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अमेरिका की एक पोजीशन थी, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, लोग ये समझते हैं। इमरान खान की एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है, आपने देखा कि किस तरह से वेस्ट के, बरतानिया के, अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के और जर्नलों के वो साथ खड़े हुए। कोई एथिकल इसमें एलिमेंट नहीं था। इमरान खान इस तरह की बातें कर रहे थे, ऐसी पोजीशंस उन्होंने ली हुई थी जो मगरब के इन इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्टेबल नहीं थी और जिसकी सज़ा और पादाश के तौर पे इस वक्त भी इमरान खान 2 बरस के बाद भी जेल में पड़े हुए हैं। मोदी खुद भी इमरान खान की नफ़रत में बहुत आगे निकल गए क्योंकि विजिबल उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं दी। लेकिन पहले दिन से हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी की पोजीशन ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पर्सनैलिटीज़ को सपोर्ट किया। चूँकि नवाज़ शरीफ मस्का लगाने में और मीसने थे और वो अपने ख़ानदान की सियासत कर रहे थे, हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बहुत बड़ा ब्लंडर था कि बजाय इसके कि वो इश्यूज़ के ऊपर जाते, वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर चले गए और उन्होंने पहले दिन से इमरान खान को धुतकारा और उनको रिजेक्ट किया। द रेस्ट ऑफ इट दैट इज़ हिस्ट्री। कोई प्रिंसिपल, हालांकि इमरान खान की
कश्मीर के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन थी। और आर्टिकल 370 का जो ख़त्म करना था, जो एब्रोगेशन थी, वो एक बहुत ही घटिया डिसीजन किया आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत ने, जिसका हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं मिल सकता था। उसकी असल वजह ये, क्यों मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिल सकता था, उसकी असल वजह ये है कि जो गुज़िश्ता 25 बरस की कश्मीर की स्ट्रगल थी इंसर्जेंसी की, वो कोलैप्स हो चुकी हुई थी। और हिंदुस्तान उसमें से जो मैक्सिमम हासिल कर चुका था, कर सकता था, वो कर चुका था। अब वक्त ये था कि किसी तरह से भी उस पर एक फ़ाइनल डील जो है वो पाकिस्तान के साथ हो सकती थी। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी रियलाइजेशन थी कि ये इंसर्जेंसी कोलैप्स हो चुकी है। इनफैक्ट आर्टिकल 370 को ख़त्म करके इमरान खान की हुकूमत को बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, एम्बेरसिंग पोजीशन में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने अपनी डोमेस्टिक सियासत के चक्कर में, और जिसका हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आरएसएस और बीजेपी ने एक ऐसी मिसप्लेस्ड एरोगेंस पैदा की है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के दानश्वर जो हैं वो जब बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग, आप देखें इस यूट्यूब के ऊपर भी जब हम ज़्यादा लोग देख रहे थे, जो बात करेंगे ऐसा आगे से पोरकिस्तान, कंटेम्प्ट, नफ़रत का इजहार, लव जिहाद, मुसलमान, कभी प्रॉफिट के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी क्या करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आरएसएस ने, बीजेपी ने हिंदुस्तान के अंदर पैदा की हैं। और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया और जो दानश्वर हैं वो कभी भी इसकी कोई असेसमेंट जो है वो नहीं कर सके। यूरोप और अमेरिका के बारे में हिंदुस्तानियों ने अपने आप को ये बताया कि ये आप स्टार्ट्स हैं, कि सिविलाइजेशन ठीक नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन बड़ी डीप है। चीन जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, और हम ही हम हैं, मतलब हमारा ही सिर्फ 50 क्रोमोसोम है, बाकी सारी दुनिया के पता नहीं 46 या 48 होते होंगे, लेकिन हमारे 50, 52 या पता नहीं 60 क्रोमोसोम्स हैं। और हम दुनिया की सबसे पवित्र किस्म की एक कौम है, और हमारी बात सारी दुनिया को जो है वो माननी चाहिए। कोई पाकिस्तानी अगर रीज़न करता भी कहीं नज़र आएगा, वो कहेंगे नहीं ये फ़ौज का माउथ पीस है, ये टूल है, आईएसआई का टूल है, फलां चीज़ इसकी टूल है। और जो हिंदुस्तान के अंदर फैशिज़म की और ग्रोथ हुई है, बेतहाशा किस्म की फैशिज़म, और जो नॉन डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान ने ग्रो किया है, उसको हिंदुस्तान के दानश्वरों ने टोटली इग्नोर कर दिया, ये उसको डिफेंड करते रहे। सूरत हाल ये हो चुकी है कि अभी लेटेस्ट इसकी एग्जांपल, सारा जो मैंने तमहीद बिल्डअप की है, पिछले 24 घंटों में जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत ने 25 किताबों को हिंदुस्तान के अंदर, जो कश्मीर के अंदर बैन कर दिया। उन्होंने कहा किताबें पढ़ने से नौजवान जो हैं वो गुमराह होते हैं, उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो सेसेशनिज्म शुरू करते हैं, ये इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़। अगर ये किताबें कोई हाफिज़ सईद की लिखी हुई होती हैं, कोई बुलेटिन होते हैं जमात इस्लामी के, तो बंदा बिलीव कर सकता था कि शायद इनके अंदर कोई जिहाद वगैरह की बात की गई है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप इन किताबों की डिटेल्स देखते हैं जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हिंदुस्तान के कवानीन के ज़रिए बैन की हैं, वैसे भी हिंदुस्तान में जिस तरह से अदालतों को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है ये यूट्यूब को बंद करना, ये ट्विटर को बंद करना, ट्विटर के दफ्तरों के ऊपर हमले करने, ये सब चीज़ें अगर एक अथॉरिटेरियन पाकिस्तान के अंदर होती हैं तो फिर भी बात ये समझ आती है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान जिसको सारे साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए एक मॉडल के तौर पर इमर्ज करना था, ताकि लोग लुक अप टू करते, अगर वहाँ भी उस किस्म की चीज़ें हों जिस तरह से अथॉरिटेरियन जर्नलों के पाकिस्तान में होती हैं, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पूरे साउथ एशिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए। लेकिन जो किताबें बैन की हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये किताबें आप बैन करें, मातम करना चाहिए हर इंसान को जिन किताबों को बैन किया गया है। इन किताबों के अंदर हिंदुस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट एजी नूरानी की किताब बैन कर दी। इसके अंदर अमेरिका के फॉरमोस्ट साउथ एशियन एक्सपर्ट लेट स्टीव कोहन की किताबें बैन कर दी गई हैं। इसमें हिंदुस्तान की फॉरमोस्ट ऑथर अरुंधति रॉय की किताबें बैन कर दी गई हैं। इसमें सुमंत्रा बोस जो हैं, जो ग्रैंड सन हैं, इसे कहते हैं सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी के, उनकी किताबें बैन कर दी गई हैं। डॉक्टर आयशा जलाल कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, वो और सुगाता बोस की किताबें जो हैं, जो सुमंत्रा के ही मेरा ख्याल है भाई हैं, ये कज़न है, उनकी किताबें बैन कर दी गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान, जिसको कहते हैं हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं अमेरिका के साथ, ये वेस्ट के साथ, उनके हिंदुस्तान के अंदर कितने बुरे हालात हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया को, हिंदुस्तान के दानश्वरों को, पढ़े लिखे लोगों को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हर वक्त पोरकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान को गालियाँ निकालना, हर वक्त जो है कंटेम्प्ट और एरोगेंस की ज़ुबान में बात करना जो है वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। और अभी यूएस रशिया ऑयल की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि इसराइल जो है उसको अमेरिका खुद गाज़ा के हवाले से वेपन दे रहा है, तो फिर हिंदुस्तान ने क्या पोजीशन ले ली गाज़ा के मैसेकर के ऊपर। वो पुराना जो हिंदुस्तान होता था कांग्रेस वाला, वो अगर गाज़ा के इस मैसेकर के ऊपर उन्होंने डेफिनेटली एक एलिवेटेड पोजीशन ले ली थी, जिससे हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट होती। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो है, इसकी कोई ऐसी एथिकल वैल्यूज़ नहीं है जिसकी कोई चीज़ आप दुनिया में तारीफ़ के तौर पर देख सकते हैं। गो कि नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बहुत प्रोग्रेस है, सेल्फ मेड आदमी है। लेकिन जो हिंदुस्तान इन्होंने शेप किया है 2014 के बाद, वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको दुनिया देखती थी, या दुनिया जिसकी रिस्पेक्ट जो है
वो कर सकती है। और जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन का ताल्लुक है उसमें कोई शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है, वरना हिंदुस्तान को जैसा कैसा भी हिंदुस्तान है उसे डोनाल्ड ट्रंप लेक्चर ना दे रहा होता। वही डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के फैशिस्ट डिक्टेटर के साथ लंच उसको करवा रहा है 2 घंटे की, वो हिंदुस्तान को लेक्चर दे रहा है। यहाँ कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट की कहानी है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।